हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव धमीजा आज आपके लिए एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, लेक्चर नंबर 12। लास्ट क्लास में हमने अपने पास एक टॉपिक स्टार्ट करा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दैट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कंपनी एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना लॉस इनकर कर रही है। दैट इज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब बेटा जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का वो प्रिस्क्राइब्ड करता है स्केड्यूल 3। कौन बताता है स्केड्यूल 3 बेटा? किसमें? पार्ट 2 में। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल is prescribed in part 2 of schedule 3 of the companies act 2013। हमने अपने पास बेटा एक फॉर्मेट बनाया था। सबसे पहले उसमें हमने लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद लिखा था अदर इनकम। फिर फर्स्ट प्लस सेकंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, वो आता था टोटल रेवेन्यू। फिर उसके बाद बेटा एक फोर्थ हेड आता था किसका? एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस के अंदर सब हेड के अंदर 7 चीज़ें आती थी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization expenses और other expenses। फिर expenses का क्या कर देते थे? टोटल। फिर बेटा टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते थे, आता था हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स का अमाउंट माइनस करते हैं तो आता है बेटा प्रॉफिट और लॉस फॉर दी पीरियड। लास्ट क्लास में बेटा जो हमने एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करा था, हेड्स एंड कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हेड क्या था बेटा? सबसे पहला रेवेन्यू का। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर बेटा हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें से हमने रेवेन्यू वाला पोर्शन पढ़ लिया था। रेवेन्यू के दो कंटेंट आए थे बेटा इसके सब हेड। एक था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा था आपका अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था? जो भी पैसा आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेशन से अर्न करते हो, जो आपका मेन काम है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जो है, जो पैसा आप उनसे अर्न कर रहे हो, वो आपका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी एक फाइनेंशियल कंपनी के नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरा मेन काम क्या है? ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन पढ़ाकर जो मैं कमा रहा हूँ पैसा बेटा, वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। एक मैन्युफैक्चरर है, उसका सामान काम क्या है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में सेल करना, ये उसका काम है। वहाँ से जो पैसा आएगा वो उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो गई। लेकिन अगर बेटा मैं बात करूँ एक बैंक की, बैंक का मेन काम क्या है? आगे लोन देना, उस पर इंटरेस्ट अर्न करना, आगे इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड इंटरेस्ट अर्न करना। वो फिर नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए उसका मेन काम बन जाता है। इंटरेस्ट अर्न करना वो मेन काम है किसका? नॉन फाइनेंशियल कंपनी का। सपोज बेटा अभी एक प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर का मेन काम क्या है? घर को खरीदना, बेचना, रेंट पे देना। तो वहाँ से जो उसकी इनकम आती है वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा। उसके बाद आएगा है अदर इनकम। अदर इनकम क्या है बेटा? वो पैसा जो कंपनी कहाँ से अर्न कर रही है? अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो उसका मेन काम नहीं है। मेन काम से जो पैसा अर्न करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बेटा जो अदर इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा अर्न कर रहे हैं। अदर इनकम मीन्स इनकम अर्न बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा बिल्डिंग थी 10 लाख की, 15 लाख में बेच दिया, 5 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट। ये क्या है? 5 लाख का गेन, तो ये अदर इनकम के अंदर आएगा। बेड डेट्स रिकवर्ड हो गए। इंटरेस्ट अर्न करा बेटा जो फिक्स डिपॉजिट पर नॉन फाइनेंशियल कंपनी ने, या डिविडेंड अर्न करा है बेटा एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी ने, ये उसका अदर इनकम का पार्ट है। लेकिन अगर बेटा यही हम फाइनेंशियल कंपनी की बात करेंगे, अगर वो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करता है, वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा। बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है, हमने रेवेन्यू वाला पार्ट तो कर लिया था, कुछ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करी थी। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा बेटा वो है एक्सपेंसेस का। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। रेवेन्यू वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। एक्सपेंसेस के अंदर बेटा ऐसे 7 चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम पढ़ा। अब जो मेन पार्ट स्टार्ट हुआ वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर आपकी 7 चीज़ें आती हैं और ये आपको ऐसे ही लाइन वाइज लर्न करनी है। सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स,
वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर अदर एक्सपेंसेस। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले समझ लो, एक बार वीडियो पॉज करके बाद में नोट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज द फर्स्ट एंट्री और लाइन आइटम इन द एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंसेस का पार्ट स्टार्ट होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है बेटा? फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट लाइन आइटम है एक्सपेंसेस पार्ट के अंदर, एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड क्या है बेटा? फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट लाइन आइटम है एक्सपेंसेस पार्ट जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। बेटा जो टर्म है मटेरियल्स, जी टर्म मटेरियल्स, बेटा ये यहाँ लिख लेना, मीन्स रॉ मटेरियल्स में मीन्स लिखना भूल गया था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बेटा फर्स्ट लाइन आइटम है या फर्स्ट एंट्री है बेटा एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में, एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जो टर्म है बेटा मटेरियल्स मीन्स रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल्स हो गए, या अदर मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो किस में यूज होते हैं बेटा? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। हमें जो पढ़ना है बेटा वो किसके बारे में पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसने बोला बेटा जो टर्म है मटेरियल, मटेरियल बेटा किस टर्म सेंस में यूज होगा? जैसे रॉ मटेरियल हो गया या अदर मटेरियल्स हो गए बेटा जो यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। अब हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हम मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा कॉस्ट किसकी? रॉ मटेरियल की, और अदर मटेरियल्स की जो कंज्यूम हो रहे हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? एक्सपेंसेस वाला पार्ट हमने स्टार्ट करा। सबसे पहला जो आया उसके अंदर का कंटेंट बेटा वो क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है बेटा? फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट लाइन आइटम है एक्सपेंसेस पार्ट में किसके? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। जो टर्म है मटेरियल्स उसका मतलब है बेटा कोई रॉ मटेरियल या कोई भी अदर मटेरियल जो यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो जो हम मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस कॉस्ट किसकी बेटा? रॉ मटेरियल की और अदर मटेरियल्स की जो कंज्यूम हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलती है? सपोज आपके पास बेटा कोई ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो हमने लास्ट ईयर सामान खरीदा होगा लेकिन जिसको हमने यूज नहीं करा होगा कन्वर्जन के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा है मटेरियल्स का, प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल्स, प्लस कुछ हमने ये चीज़ क्या कर ली? मटेरियल्स परचेज कर लिया। और इस साल का ईयर एंड पर जो क्लोजिंग है जब वो यूज़ नहीं हुआ तो उसको बेटा परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट में से क्या कर देंगे? माइनस, उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बेटा वो हमारी एसेट का पार्ट है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल्स, सिर्फ मटेरियल्स की बात चल रही है यहाँ पर, फिनिश गुड्स की बात नहीं चल रही है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स क्या कर देंगे? माइनस। ये यहाँ पर आप ऐसे ही वीडियो पॉज कर सकते हो और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का आपका पार्ट था, इसको नोट कर सकते हो। मैं एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड क्या है? फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट लाइन आइटम है एक्सपेंसेस पार्ट में बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। जो टर्म है मटेरियल्स, मटेरियल का मतलब है बेटा कोई रॉ मटेरियल, कोई अदर मटेरियल जो यूज होगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब हमें चाहिए बेटा मटेरियल का मतलब समझ लिया, हमें बेटा जाननी है कॉस्ट क्या है मटेरियल कंज्यूम्ड की। मतलब बेटा वो कॉस्ट रॉ मटेरियल की और अदर मटेरियल की जो कंज्यूम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उनकी बेटा कॉस्ट कितनी है, पैसे कितने लग रहे हैं।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स की बात चल रही है, प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ तक आपने एक बार नोट कर लिया होगा, इसको वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो, किसी का भी रहता है तो। स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। या वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर सकते हो। तो एक्सपेंसेस के पार्ट का बेटा हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट खत्म। फर्स्ट कंटेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। बेटा अब नेक्स्ट कंटेंट जो आया वो आया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस सामान खरीद रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक का मतलब जो गुड्स वगैरह खरीदे हैं, ट्रेड का मतलब उसको बेचने के लिए। तो जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, वो परचेजेस हैं स्टॉक इन ट्रेड की। ट्रेड का मतलब है बेटा जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए, वो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आएगा। तो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मींस गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, जो रीसेल पर्पस के लिए हमने गुड्स परचेज करे हैं। आगे देखना बेटा, if the company carries out further processing of the goods purchased, they do not remain stock in trade but become part of the cost of material consumed। बेटा कह रहा है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है बेटा? वो गुड्स जो आपने रीसेल पर्पस के लिए परचेज करे हैं, अगर कोई भी कंपनी उन गुड्स को परचेज करती है, उन फर्दर प्रोसेसिंग करेगी, फर्दर प्रोसेसिंग करेगी तो बेटा वो रॉ मटेरियल बन जाएगा, वो तो रॉ मटेरियल बन जाएगा। जब रॉ मटेरियल बन जाएगा तो बेटा वो स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि फिर रॉ मटेरियल वो मटेरियल्स के अंदर आएगा, वो फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट बन जाएगा। तो बेसिकली जो भी हमारे लिए फिनिश गुड्स हैं, फिनिश गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, वो क्या है? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी परचेजेस पेपर फॉर रीसेल, अगर एक कंपनी बेटा पेपर परचेज करती है रीसेल पर्पस के लिए, इट विल बी शोन एज परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये कैसे शो होगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की तरह। बट इफ पेपर इज परचेज फॉर से मैन्युफैक्चरिंग कॉपीज, इट विल बी शोन अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो परचेजेस ऑफ स्टॉक, बेटा ये एग्जांपल में इसने क्या बोला, अगर बेटा पेपर परचेज होगा रीसेल पर्पस के लिए तो वो स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन अगर हम पेपर को परचेज कर रहे हैं कॉपी मैन्युफैक्चर्स करने के लिए, कॉपीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बेटा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आएगा, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग चल रही है। तो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है बेटा? वो गुड्स जो हमने परचेज करे हैं रीसेल पर्पस के लिए, अगर एक कंपनी कोई गुड्स परचेज करती है, उसको बेटा यूज़ करती है फर्दर प्रोसेसिंग में, वो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बन जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया, अगर एक कंपनी बेटा पेपर परचेज कर रही है रीसेल पर्पस के लिए, वो उसका स्टॉक इन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की तरह शो होगा, वो उसका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट है। लेकिन अगर वो बेटा पेपर परचेज कर रही है क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? कॉपीज, तो बेटा ये रजिस्टर वगैरह कुछ भी मान लो, तो बेटा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आएगा। ये पार्ट था हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का। एक्सपेंसेस का सेकंड कंटेंट भी खत्म। सबसे पहला आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बेटा मटेरियल्स क्या होते हैं? कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी अदर मटेरियल जो बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में यूज हो रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है बेटा? उनकी कॉस्ट किसकी? रॉ मटेरियल की, फिनिश या अदर मटेरियल्स की जो कंज्यूम हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम निकलता था ओपनिंग स्टॉक ऑफ
मटेरियल्स प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट आया परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है बेटा? वो गुड्स जो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं। अगर एक कंपनी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गुड्स परचेज करती है, वो स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बन जाएगा। तो और उसके बाद हमने कुछ पढ़ा एग्जांपल, अगर एक कंपनी पेपर परचेज कर रही है रीसेल पर्पस के लिए, तो वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट है। लेकिन अगर वो पेपर यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑफिस में, तो बेटा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर शो होगा। इसको आप यहाँ तक एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। सबसे पहला आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। नेक्स्ट आया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है एक बार वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर सकते हो। बेटा जो नेक्स्ट आया चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस मतलब कुछ ओपनिंग डेट पर होगी, कुछ क्लोजिंग डेट पर होगी, कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सपोज ओपनिंग पर 2 लाख थी, क्लोजिंग में 1.5 लाख है, तो 50,000 का चेंज आया। तो चेंजेस आ रहे हैं इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक में, किसके? फिनिश गुड्स के। वर्क इन प्रोग्रेस के मतलब जो काम चल रहा है एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज या स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड मीन्स, इसका मतलब क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी? फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की और स्टॉक इन ट्रेड की। जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस है, वही क्या है? चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेटा चेंजेस ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस है, वही ये वैल्यू है। अब इसको हम शो करेंगे जब बेटा नोट्स अकाउंट्स में शो करेंगे। अब अलग अलग चीज़ें हो सकती है फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक इन ट्रेड का। तो इन दी नोट्स टू अकाउंट्स ऑन चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री शोन सेपरेटली। बेटा हर आइटम को, फिनिश गुड्स को, वर्क इन प्रोग्रेस को और स्टॉक इन ट्रेड को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं सेपरेटली शो करेंगे। तीनों को अलग अलग, तीनों को एक साथ ऐड करके माइनस नहीं करना है। ये आइटम पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव बैलेंस बाहर कब आएगा? फाइनल अमाउंट जब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? ज़्यादा किससे? क्लोजिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? ज़्यादा, इज मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। और नेगेटिव कब आएगा? जब ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री से। तो जो भी बैलेंस होगा हर इन्वेंट्री का, मतलब फिनिश गुड्स का अलग, वर्क इन प्रोग्रेस का अलग और स्टॉक इन ट्रेड का अलग, इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा और फाइनल अमाउंट जो आएगा उसको सम करके वो स्टेटमेंट ऑफ पेनल के अंदर शो कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करेंगे, वो आपको फिर चीज़ समझ आ जाएगी। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। नोट्स टू अकाउंट्स में बेटा जो भी चेंजेस आ रहे हैं तीनों में, फिनिश गुड्स में, वर्क इन प्रोग्रेस में, स्टॉक इन ट्रेड में, हर किसी को सेपरेटली शो करेंगे। आइटम बेटा जो बैलेंस है बाहर पॉजिटिव कब आएगा? अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। और नेगेटिव बैलेंस कब आएगा? जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी ओपनिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग से तो पॉजिटिव, ओपनिंग कम है क्लोजिंग से या क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से, बात एक ही हो गई, तो आएगा नेगेटिव बैलेंस। हर आइटम को अलग अलग ऐड करना है, वर्क इन प्रोग्रेस का अलग, फिनिश गुड्स का अलग, स्टॉक इन ट्रेड का अलग, तीनों आइटम के सम को ऐड करना है और टोटल बेटा शो करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पेनल के अंदर। एक इलस्ट्रेशन करेंगे, अभी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी।
तो ये आपने वीडियो पॉज करके इसको यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं करा है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। बेटा नेक्स्ट जो कंटेंट आया वो आया एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। नेक्स्ट जो कंटेंट आया वो आया एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन्स पेमेंट्स मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। कह रहा है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो बेटा किसके बेनिफिट के लिए है, एम्प्लॉयज़ के। जो खर्चा हम कर रहे हैं, जो खर्चा हम कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को या उनके बेनिफिट के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एक्सपेंसेस का पार्ट है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन्स पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज़ एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। उनको जो पेमेंट करें, उनको कौन सी बेटा, सैलरीज पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, बोनस पे करते हैं, कमीशन, ये सब किसका पार्ट है, उनको डायरेक्टली पेमेंट हो रही है उनके बेनिफिट के लिए। तो ये सब जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के एक्सपेंसेस। कौन से पार्ट में बेटा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर शोन इन दी नोट्स टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटा ये शो होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में टोटल चीज़ लिखेंगे, बाकी जितने भी बेटा सम होगा वेजेस का, सैलरीज का, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ESOP पढ़ा रखा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो आपको याद होना चाहिए, वो भी इसी का पार्ट है। इन सब का टोटल करके वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम डाल देंगे। एक बार नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। पीछे हमने क्या पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर शोन इन दी नोट्स टू अकाउंट्स में बेटा शो होंगे, एंड द सम टोटल, ये बेटा टोटल अमाउंट इज शोन ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगेंस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब जो उसके सामने शो हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के सामने वो चीज़ शो हो जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है बेटा, वो पेमेंट जो हम किसको कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को या उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, वो सारा का सारा खर्चा बेटा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, जिसमें वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये कुछ इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। और जो भी इनका टोटल होगा, जितनी भी पेमेंट करेंगे वो नोट्स टू अकाउंट्स में शो कर देंगे, जितनी भी पेमेंट करें, और सम टोटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगेंस्ट में बेटा सामने शो करेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के सामने। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L बेटा एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है, डेट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर उसने कितना प्रॉफिट अर्न करा या कितना लॉस इनकर करा। स्टेटमेंट ऑफ P&L का बेटा जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में प्रेस्क्राइब्ड है। उसके बाद हमने बेटा इसके हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L को पढ़ना स्टार्ट करा। सबसे पहले आया रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर दो चीज़ें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, जो भी पैसा बेटा एक कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न कर रही है, मेन काम से अर्न कर रही है। और अदर इनकम जो भी पैसा बेटा अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न कर रही है। फिर एक्सपेंसेस के अंदर 7 चीज़ें आती हैं, जिसमें से अभी हमने 4 पढ़ ली हैं। सबसे पहला आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम बेटा फर्स्ट लाइन आइटम है एक्सपेंसेस पार्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L के। जो टर्म है मटेरियल, उसका मतलब है बेटा वो रॉ मटेरियल या अदर मटेरियल जो यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। अब हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम मतलब जो भी हम रॉ मटेरियल को, अदर मटेरियल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम निकलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। फिर आया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है वो गुड्स जो हमने बेटा परचेज करे हैं रीसेल पर्पस के लिए। अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं बेटा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, वो
स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम का पार्ट बन जाएगा। फिर एक आया चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। बेटा ये डिफरेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी में, जो भी बैलेंसेज है फिनिश गुड्स के, वर्क इन प्रोग्रेस के एंड स्टॉक इन ट्रेड के। नोट्स टू अकाउंट्स में बेटा हर आइटम को, फिनिश गुड्स के बैलेंस को, वर्क इन प्रोग्रेस को, स्टॉक इन ट्रेड को अलग अलग शो करा जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिखाएंगे। उसके बाद जितना भी टोटल होगा ऐड करके फाइनल अमाउंट बेटा स्टेटमेंट ऑफ पेनल में शो करेंगे किसके सामने, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर आया एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको समझाते ही नेक्स्ट पेज टर्न कर दूंगा, नहीं हुआ है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस क्या है बेटा, वो पेमेंट जो हम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, मतलब सैलरी वेजेस या उनके बेनिफिट के लिए, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ये बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में शो होगा, कहाँ पर, ऑन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, नोट हो गया होगा। और जो भी बेटा इसका सम टोटल है वो शो होगा किसके सामने, स्टेटमेंट ऑफ पेनल के सामने बेटा, जो एक अंडर बेटा एक हेड बनेगा, कौन सा सब हेड बनेगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का। इसकी वीडियो पोस्ट करके एक बार नोट कर सकते हो। हो सर अभी तक तो ये फाइनेंस कोर्स यहाँ नहीं लिखा हुआ था, अब कहाँ से आ गया, जादू, मजाक कर रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके नोट कर दिया था। तो बेटा अभी तक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के 4 कंटेंट पढ़ लिए। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नेक्स्ट आया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नेक्स्ट आया चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर आया एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को या उनके बेनिफिट के लिए, तो पेमेंट मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, बेटा वो क्या है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके अंदर वेजेस, सैलरीज, बोनस वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। बेटा नेक्स्ट चीज़ है फाइनेंस कॉस्ट। इसका नाम आपने पहले सुन रखा है, आपने अपनी कंपनीज की एक बुक पढ़ी है, कंपनीज के टॉपिक में जब आपने बेटा एक इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक पढ़ा था, तो आपने वहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करा था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करा था, जो लॉस आता था। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसा, और पैसों की क्या लग रही है, कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरोइंग्स। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है, वो खर्चा, वो कॉस्ट जो एक कंपनी इनकर कर रही है किसके ऊपर, ऑन द बोरोइंग्स, दैट इज लोन टेकन बाई इट, लोन्स टेकन बाई इट। बेटा लोन लेगी, लोन के ऊपर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पे करेगी तो ये उसकी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। अब जब उस पर इंटरेस्ट पे करेगी तो ये उसकी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। इट देयर फॉर इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसके ऊपर, बोरोइंग्स के ऊपर। जैसे बेटा हमने टर्म लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट लिमिट है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट जाएगा बोरोइंग्स के ऊपर, वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। फ्रॉम बैंक्स, ये पैसा किसे लिए बेटा, बैंक से। एंड फ्रॉम अदर्स, अदर्स से बेटा जैसे पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है, इस पर भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होगा, ये भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो फाइनेंस कॉस्ट क्या है बेटा, वो कॉस्ट जो एक कंपनी इनकर कर रही है, इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन बोरोइंग्स, मतलब जो भी उधारी ले रही है, जो भी बोरो कर रही है उस पर। जैसे लोन्स लिया, लोन लेगी तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा। जो भी बोरो करेगी बेटा, बोरो किस फॉर्म में कर सकती है, तो बैंक से ले सकती है, किसी और से पैसा ले सकती है, बैंक से लेगी तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया,
टर्म लोन्स हो गए, कैश क्रेडिट लिमिट हो गई, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा, ये भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। और बेटा कुछ दूसरे सोर्सेज से लेगी तो पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन पर भी इंटरेस्ट पे होता है, ये भी कंपनी के लिए बोरोइंग्स है, कंपनी का ये लोन कैपिटल है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट जो जाएगा वो भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। अब इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट जा रहा है बोरोइंग्स पर वो तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा ही आएगा। फाइनेंस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोरोइंग्स सच एज लोन प्रोसेसिंग फी। कह रहे हैं जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो तो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है ही, उसके साथ साथ बेटा और क्या इंक्लूड होगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दी बोरोइंग्स। भाई पैसा बोरो करने के लिए भी कुछ पैसा लगता है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, जैसे लोन प्रोसेसिंग फ़ी, लोन लेने के लिए बेटा एक प्रोसेसिंग फ़ी है, वो पैसे चार्जेस हैं, वो भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर से पैसा रेज करा लेकिन कंपनी डिवेंचर्स को इशू कर रही है डिस्काउंट पर, आप उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिख के टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर ऐसे ही राइट ऑफ करते थे, तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी बेटा कंपनी जो पैसा बोरो कर रही है उसके लिए खर्चा करना पड़ रहा है, ये भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, भाई पैसा बोरो कर रही है, पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये भी उसकी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। आर एज दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर बोरिंग्स, ये एक्सपेंसेस कंपनी क्यों लगा रही है, इनकर्ड कर रही है बेटा, पैसा बोरो करने के लिए। तो अभी हमने बेटा जो नेक्स्ट कंटेंट पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस पार्ट का, वो क्या पढ़ा, फाइनेंस कॉस्ट। वो क्या पढ़ा, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है बेटा वो कॉस्ट जो एक कंपनी इनकर्ड कर रही है, इनकर कर रही है किस पर, बोरोइंग्स पर, जो भी लोन्स लेती है उसके ऊपर। इसमें बेटा क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, चाहे वो बैंक से पैसा ले चाहे किसी दूसरे सोर्सेज से ले, बैंक से पैसा लेगी, टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इस पर इंटरेस्ट जाएगा, तो ये क्या है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। या बेटा दूसरे सोर्सेज से पैसा लेगी, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये भी हमारी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। यहाँ तक एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है बेटा, जो बेटा पैसा बोरो कर रहे हैं, जो बेटा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो तो आएगी ही आएगी, साथ में जो भी बेटा खर्चा हम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दी बोरोइंग्स, पैसा बोरो करने के लिए भी बेटा पैसा लगता है, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। जैसे लोन प्रोसेसिंग फ़ी हो गई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये उसका ही पार्ट है, क्योंकि कंपनी खर्चा करती है किसके ऊपर, पैसा बोरो करने के लिए। ये यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट हो गया होगा। आगे देखो, ये नोट लिखा है, बैंक चार्जेस आर नॉट शोन अंडर फाइनेंस कॉस्ट, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शो नहीं होंगे, बट आर शोन अंडर दी अंडर अदर एक्सपेंसेस, दे बीइंग एन एक्सपेंस फॉर सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम द बैंक। बैंक चार्जेस वगैरह बेटा कुछ बैंक से जैसे हम मैसेज आता है, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी लेते हैं, तो उसके ऊपर बेटा बैंक कुछ चार्जेस काटता है, मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं होता तो उसके ऊपर चार्जेस काट सकता है। तो अगर वो बैंक चार्जेस हैं, वो बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, लेकिन बैंक चार्जेस नहीं आएंगे। डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, डिस्काउंट राइट ऑफ करना है प्रीमियम पर, रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना है, सब आ जाएगा, लेकिन जो बैंक चार्जेस हैं वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर शो होगा, क्योंकि वो सर्विसेज अवेल करी हमने, बैंक से कोई पैसा लोन नहीं लिया है। तो यहाँ तक आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो अभी तक मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। हमने एक्सपेंसेस पार्ट स्टार्ट करा, एक्सपेंसेस का सबसे पहला पार्ट है बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बेटा फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट लाइन आइटम है एक्सपेंसेस पार्ट में।
किसके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स का यहाँ पे मतलब है बेटा रॉ मटेरियल या अदर मटेरियल जो यूज़ हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है बेटा, उसका मतलब है कॉस्ट क्या लग रही है मटेरियल्स की और अदर मटेरियल्स की जो कंज्यूम हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। ये निकलता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट आया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, अगर एक कंपनी गुड्स परचेज कर रही है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तो बेटा वो उसके लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा, वो फिर स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट नहीं है, वो फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आया चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब है बेटा जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज में डिफरेंस है किसकी, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की और स्टॉक इन ट्रेड की, वो यहाँ पर शो होगी। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं फिनिश गुड्स में, वर्क इन प्रोग्रेस में और स्टॉक इन ट्रेड में, हर आइटम को सेपरेटली शो करा जाएगा इन्वेंट्री की, फिनिश गुड्स को अलग, फाइनेंस स्टॉक इन ट्रेड को अलग और वर्क इन प्रोग्रेस को अलग। हर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाएगा। पॉजिटिव कब जाएगा, जब ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी क्लोजिंग कम है। नेगेटिव कब आएगा, जब ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी क्लोजिंग ज़्यादा है। इन सबको निकालने के बाद तीनों को ऐड करा जाएगा, जो फाइनल अमाउंट है वो सामने शो होगा स्टेटमेंट ऑफ पेनल के, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर आया एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है बेटा, वो पेमेंट मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए, जैसे वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बेटा उन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर शो होगा, जो टोटल अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ पेनल के सामने शो हो जाएगा। नेक्स्ट आया फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या है बेटा, वो खर्चा जो कंपनी कर रही है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरिंग्स, जैसे लोन टेकन, चाहे बेटा बैंक से ले चाहे दूसरे सोर्सेज से ले, जो भी इंटरेस्ट पे करेगी उसके ऊपर, जो भी बोरिंग्स के ऊपर कॉस्ट लगेगी वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। जो बोरो कर रही है तो उसके ऊपर तो पैसा देना ही देना है, लेकिन बोरो करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दी बोरोइंग्स, बेटा वो भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे लोन प्रोसेसिंग फ़ी हो गई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो गया, ये भी बेटा एक्सपेंसेस का पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट के अंडर शो नहीं होगा, वो अदर एक्सपेंसेस के अंडर शो होगा, क्योंकि बेटा वो हमने बैंक से सर्विसेज अवेल करी है उसके लिए पे कर रहे हैं। तो ये आपका नोट हो गया होगा, एक बार स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, किसी का बाई चांस रहता है तो देख लेना। तो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट सब हेड बेटा क्या आया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। आप बचपन में मतलब 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़कर आए हो। डेप्रिसिएशन अब कहाँ दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। हम मशीनरी परचेज करते हैं, हम कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स परचेज करी तो बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस शीट में शो होगा। लेकिन जो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा हमारा, नॉर्मल मशीनरी वगैरह,
उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर कंपनी के केस में क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बेटा एक हेड क्या आया, एक्सपेंसेस के अंदर का सब हेड क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट या फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ राइट ऑफ हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इट बीइंग कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, बेटा कॉस्ट है किसकी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की। रिटर्न ऑफ ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये आप बेटा बचपन में 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हो। डेप्रिसिएशन जो खर्चा होता है, जितनी भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है एक एसेट की, उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड होकर राइट ऑफ हो जाता है। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज। डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है उसकी यूसेज की वजह से। और एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स का मतलब यहाँ पे बेटा टाइम बीतने के साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम। और ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब है नई टेक्नोलॉजी आने के बाद जब पुरानी टेक्नोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाए, मतलब पुरानी हो जाए। आईफोन 10 आएगा, 10 था, आईफोन 11 आया, तो आईफोन 10 की वैल्यू क्या हो गई थी कम आईफोन 11 के आने के बाद। तो डेप्रिसिएशन बेटा एक एक्सपेंस है जो हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर दिखाना है, और जो हेड आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, सब हेड एक्सपेंसेस का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो राइट ऑफ हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कॉस्ट है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की जो रिटर्न ऑफ हो रही है बेटा उनकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के अंदर। और डेप्रिसिएशन आपको पता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज, उसके यूज़ की वजह से, विद एफ्लक्स ऑफ टाइम या बेटा पैसेज ऑफ टाइम, और विद ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस के साथ मतलब जब चेंज इन टेक्नोलॉजी भी बोल सकता हूँ इसको। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स पर, अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पर। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन लाइक डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन भी एक्सपेंस है। रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बेटा पीएनएल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रहे हैं, चार्ज कर राइट ऑफ कर रहे हैं। बीइंग कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट्स की, वो है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की। और बेटा ये जो कॉस्ट है वो किसकी है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे बेटा पेटेंट्स राइट ऑफ होते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ होती है, ट्रेडमार्क हो गए, तो ऐसे ही अमोर्टाइजेशन भी बेटा एक एक्सपेंस है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में राइट ऑफ होगा क्योंकि बेटा वो कॉस्ट है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की जो राइट ऑफ हो रही है ओवर देयर यूजफुल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। In the statement of profit and loss, total amount is shown against depreciation and amortization expenses. बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर थोड़ा सा सही कर लेना, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टोटल अमाउंट इज शोन अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब जो भी बेटा हेड है एक्सपेंसेस का उसके जो सब हेड एक्सपेंसेस उसके सामने टोटल वैल्यू शो होगी, और जो भी डिटेल्स होंगी वो जाती हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। एंड द डिटेल्स आर गिवन in the note to accounts या notes to accounts कुछ भी कह सकते हो, on depreciation note to account, on किसके ऊपर जो है बेटा, depreciation and amortization। और यही कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर जो टोटल अमाउंट है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का वो शो होगा एक्सपेंसेस के अंदर, और जो डिटेल्स हैं बेटा वो कहाँ पर गिवन होगी, नोट टू अकाउंट्स। जो बेटा नोट टू अकाउंट्स बना रहे हैं किसका, किसके ऊपर, ऑन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के ऊपर। तो एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते
हो। हमने पार्ट स्टार्ट करा एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस के पार्ट में बेटा सबसे पहली चीज़ आई कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, जो भी मैं बेटा सबसे पहले तो बेटा फर्स्ट लाइन आइटम है, फर्स्ट एंट्री है बेटा एक्सपेंसेस पार्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पेनल के। जो टर्म है बेटा मटेरियल, वो यूज़ होती है रॉ मटेरियल के लिए, अदर मटेरियल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में क्या हो रही है, यूज़ होती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब जो हम मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है और वो कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद आए परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो भी हम सामान परचेज कर रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं कोई स्टॉक परचेज करता हूँ जो बेटा मेरे को फर्दर प्रोडक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा फर्दर प्रोसेसिंग में, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, वो फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट बन जाएगा, वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जो भी होंगे फिनिश गुड्स के, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके लिख देंगे। ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग कम है पॉजिटिव अमाउंट, ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज़्यादा है नेगेटिव अमाउंट। तीनों का पहले अलग अलग सेपरेटली नोट्स अकाउंट में शो करेंगे, फाइनल अमाउंट ऐड करेंगे और बेटा वो नोट्स अकाउंट्स में जो फाइनल अमाउंट आएगा वो सामने शो कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। फिर नेक्स्ट आया एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है बेटा, वो एक्सपेंसेस वो पेमेंट जो हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को, या फिर उनके बेनिफिट के लिए वेजेस सैलरीज बोनस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट आया फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या है बेटा, वो कॉस्ट जो आपने इनकर करी है बेटा एक कंपनी ने किसके ऊपर, बोरोइंग्स के ऊपर। जैसे कंपनी ने जो लोन लिया उसके ऊपर जो भी कॉस्ट जाएगी वो किसका पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, वो उसकी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। चाहे वो बेटा बैंक से ले, चाहे अदर इंस्टीट्यूशन से ले, दूसरे सोर्सेज से ले, पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जाएगा, बैंक से लोन लेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा, दोनों ही फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर बेटा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो आएगी, साथ में जो एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड फॉर दी बोरोइंग्स, पैसा लेने के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है, लोन प्रोसेसिंग फी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो बेटा अलग से अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस के सब हेड के अंदर जो शो होंगे क्योंकि वो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। हम जो भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगता है, तो जो कॉस्ट है बेटा उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज, एफ्लक्स या पैसेज ऑफ टाइम और विद ऑब्सोलेसेंस मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी, और ये हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर शो करेंगे। एक्सपेंसेस पार्ट में कौन सा सब हेड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। और अमोर्टाइजेशन जैसे डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ऐसे ही इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे कौन लगता है, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। ये आपने यहाँ तक वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर लिया होगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो टोटल अमाउंट होगा वो शो होगा अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और जो भी डिटेल्स होंगी कि कैसे आया है, डेप्रिसिएशन किस पर लगा, अमोर्टाइजेशन किसकी हुई, गुडविल की, पेटेंट्स की, वो नोट्स अकाउंट्स के अंदर उसकी डिटेल्स शो होगी जो हमने नोट बनाया होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के ऊपर। ये आपने नोट करना, एक बार वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। बेटा जो लास्ट हमारा आया यहाँ से आपने नोट करना है, दोनों चीज़ें वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। बेटा जो लास्ट सब हेड एक्सपेंसेस के अंदर वो आया बेटा अदर एक्सपेंसेस। जो भी बेटा अभी तक हमने 6 एंट्री पढ़ी, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, फिर एक हमने पढ़ा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर हमने पढ़ा फाइनेंस कॉस्ट, फिर पढ़ा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इन 6 चीज़ों के अंदर जो बच गया, जो नहीं आएगा, वो आएगा अदर एक्सपेंसेस के अंडर।
Expenses that are not shown under the above discussed 6 entries are shown under other expenses। कह रहा है वो खर्चे, वो expenses जो अभी तक हमने 6 एंट्री डिस्कस करी हैं उसके अंदर कहीं पे भी शो नहीं हुआ तो बेटा वो आएगा अदर एक्सपेंसेस के अंदर। द डिटेल ऑफ expenses shown under other expenses is given in the notes to accounts। बेटा जो भी डिटेल्स होगी, जो एक्सपेंसेस हम शो करें अदर एक्सपेंसेस के अंडर, वो कहाँ पर जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, और फाइनल अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे, उसके सामने लिख देंगे, फाइनल अमाउंट्स के सामने लिख देंगे। अब जैसे बैंक चार्जेस पड़ा था तो बैंक चार्जेस कहाँ पर आता है, अदर एक्सपेंसेस के अंडर। अब जो अदर एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों ही तरीके से आ सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। जैसे कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया और कैरिज आउटवर्ड क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की फॉर्म में भी इसको हम शो कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट था आपका अदर एक्सपेंसेस का। तो जितनी 6 हेड जो हमने पढ़े, सब हेड, उसके अंदर अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएगी। इसकी डिटेल बेटा नोट्स अकाउंट्स के अंदर गिवन होगी और फाइनल अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। जैसे बैंक चार्जेस, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों की फॉर्म में शो कर सकते हैं नोट्स अकाउंट्स में। जैसे कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया और कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ये नोट हो गया होगा। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आज हमने पढ़ा, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 42, ये किसी का रहता है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है, मैं लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ। मैं इस पेज टर्न कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 42, पेज नंबर 1.45। सबसे पहला है इलस्ट्रेशन 42 में कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलता था ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है, मटेरियल परचेजेस गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है। डायरेक्ट है क्वेश्चन, साथ साथ नोट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स कितना गिवन है, 2,50,000। मटेरियल्स परचेज गिवन है 20 लाख। और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स गिवन है 3 लाख। ये आ जाएगा 19,50,000।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो हमने फॉर्मूले अभी बार बार रिवाइज करे हैं, जब भी मैंने आपको बार बार रिवीजन करवाई है एक ही चीज़, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। खत्म क्वेश्चन। ये नोट हो गया होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। 2.5 लाख प्लस 20 लाख 23,50,000, तो 20 लाख 22,50,000 माइनस कर देंगे 3 लाख 19,50,000, 19,50,000 आ जाएगा। किसी का रहता है तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 43, पेज नंबर 1.45। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है मटेरियल्स का और फिनिश गुड्स का। मटेरियल्स परचेज्ड गिवन है, मटेरियल्स 22,50,000 और क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है मटेरियल्स और फिनिश गुड्स का। ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बेटा साथ में एक चीज गिवन है इस बार। ओपनिंग इन्वेंटरी बेटा फिनिश गुड्स भी गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स भी गिवन है। हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है बेटा? जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं, अदर मटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग इन्वेंटरी या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। इस बार फिनिश गुड्स है, मैं उसको नहीं लूंगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, वो वहां पर कंसीडर होगा। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स जो है और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स जो है विल नॉट बी कंसीडर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बेटा, क्योंकि ये कंसीडर कब होगा? चेंज क्या कैलकुलेट करते हुए? चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर हमें सिर्फ मटेरियल्स की बात करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे भी कन्वर्जन कर रहे हैं रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स में। ऐड कर देंगे परचेजेस ऑफ मटेरियल्स, परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स बेटा गिवन है 5,50,000 प्लस परचेजेस, मटेरियल्स परचेज गिवन था 22,50,000 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी मटेरियल्स का गिवन है 4,50,000। ये आ जाएगा 23,50,000, 23,50,000। हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कहीं भी अभी मैंने फिनिश गुड्स की बात नहीं करी थी, तो ये जो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, इसको यहाँ कंसीडर नहीं करना। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसको जब कंसीडर करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ मटेरियल्स की बात करनी है। इलस्ट्रेशन 44, पेज नंबर 1.45। किसी का रहता है वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड।
फिर से क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। क्वेश्चन बेटा अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स 1.5 लाख, ठीक है भाई आएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख, नहीं ये नहीं आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस की बात कहाँ पर होगी, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद मटेरियल्स परचेज्ड आएगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल परचेज, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स आएगा और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा। सेम ऊपर वाले जैसा ही पार्ट है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स कितना है, 1,50,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, वो कंसीडर कब होगा, जब हम निकालेंगे चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर मटेरियल्स परचेजेस ऑफ मटेरियल्स आ जाएगा 15 लाख, माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स 2,50,000, ये आ जाएगा 14 लाख। तो ये नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 45 भी बिल्कुल इसके टाइप की ही है। देखो पहले क्वेश्चन में उसने मतलब इलस्ट्रेशन 43 में फिनिश गुड्स बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, अब इस क्वेश्चन में स्टॉक इन ट्रेड दे रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 45, नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। Compute cost of material consumed from the following. Illustration 45, page number 1.46। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। देखना बेटा
सबसे पहले गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 7,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री को हमने कंसीडर नहीं करना, ये कंसीडर कब करेंगे, जब हम निकालेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट गिवन है परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको भी कंसीडर नहीं करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, हाँ 2.5 लाख जरूर काम आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको भी कंसीडर नहीं करना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स गिवन है 7,50,000 प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स वो 25 लाख है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को कंसीडर नहीं करना है। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स वो गिवन है 2,50,000, ये आ जाएगा 30 लाख। आज की क्लास यहीं तक। आपका होमवर्क है बैक क्वेश्चन 37, बैक क्वेश्चन 38, पेज नंबर 1.60 एंड 1.61। टॉपिक रिवाइज करके आना, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। क्वेश्चंस अभी मैं करवा सकता हूँ लेकिन जान के नहीं करवा रहा हूँ, फिर काफ़ी लंबा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आना। ये स्टेटमेंट ऑफ पेनल का फॉर्मेट ख़त्म हो गया है, मेरी तरफ से सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचे हैं इस चैप्टर के। कुछ बैलेंस शीट के क्वेश्चंस भी बच रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ इसके क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ नोट्स अकाउंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी थ्योरी है। यूजर्स हैं बेटा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट जो है चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस हैं, बैलेंस शीट वाले मेन हेड सब हेड वो जरूर आएंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।